Hello everyone, welcome back to Physics Phantom. Guys, my name is Manisha and again I am back with another video. आज हमारा 30 डेज चैलेंज का डे 29 है, जिसमें मैं आपको कार्बन से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स प्लस कुछ जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपसे डिफरेंट तरीके से अलग अलग पैटर्न पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सो मैं आज आपको करवाऊँगी सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में। मैं आपको समझाऊँगी क्या होता है, क्या इम्पॉर्टेंस क्यों होती है कार्बन की। तो देखिए, जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो कार्बन के बिना केमिस्ट्री बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहली चीज़ तो कार्बन जो है उसको सी से डिनोट किया जाता है। सी स्टैंड्स फॉर कार्बन, और पीरियोडिक टेबल में इसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 6 होता है। और आपको मुझे कमेंट ये करना है कि जो कार्बन है ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, एस, पी, डी या एफ। ये 4 ब्लॉक्स हमारी पीरियोडिक टेबल में, जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें ये 4 ब्लॉक्स हैं। आपको मुझे कॉमेंट ये करना है कि कार्बन इन चारों में से कौन से ब्लॉक में लाई करता है। फर्स्ट पॉइंट है, देखिए, कार्बन शोज अ कोवैलेंसी ऑफ 4। कार्बन जो है ना वो उसमें कोवैलेंसी किसकी होती है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की या 4 एलिमेंट्स होते हैं इसमें। पहली चीज़ तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 6 होता है। KLMN शेल्स में हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2 और 4 इस तरीके से इसका डिवीजन होता है। तो यहाँ पे ये जो 4 है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। एक्चुअल में होता क्या है, हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना आउटर मोस्ट शेल के अंदर। अब जैसे कि अगर मानिए किसी में लास्ट में 7 बचता है, जो आउटर मोस्ट शेल है ना, KLM, के में तो नहीं हो सकता, L या M या N में हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। तो उस टाइम पे एक की कमी रह जाती है इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, मानिए 3 आपको इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, तो उसके लिए वहाँ पे लूज़ करना ईजी हो जाता है। तो कई बार एलिमेंट्स को लूज़ करना, इलेक्ट्रॉन को ईजी होता है, कई बार गेन करना ईजी हो जाता है। लूज़ का मतलब है कि जो उनके पास में इलेक्ट्रॉन्स है उसको किसी और एलिमेंट को दे देना बॉन्डिंग के लिए, और गेन करने का मतलब होता है कि किसी और एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को बोरो कर लेना, उधार ले लेना। अब देखिए, जो कार्बन है ना, ये किससे बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड से। मतलब कार्बन जो है ना वो मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स को बनाता है। कोवलेंट का मतलब होता है जो शेयरिंग से बनते हैं। शेयरिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके जो बॉन्ड्स बनते हैं उसे हम कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं या कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जो कंपाउंड्स कोवलेंट बॉन्ड से क्रिएट होते हैं उन्हें हम कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो याद बस इतना रख लीजिएगा कि कोवलेंट का मतलब होता है शेयरिंग से बनना। अब जो यहाँ पे आपके पास में लास्ट में इसमें 4 आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो ये इससे समझ आता है कि ना ये लूज़ कर रहा है ना ये गेन कर रहा है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। एग्जाम्पल इसमें है मीथेन, CH4। देखिए, ये जो मीथेन है, मीथेन एन साउंड का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। अगर यहाँ पे इन साउंड होता तो डबल बॉन्ड होता, और आइन साउंड होता है तो वो कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो मेन चीज़ आपको ध्यान में क्या चीज़ रखनी है कि जो कार्बन है वो कोवैलेंसी शो करता है कितने की, 4 की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कार्बन जो है ना वो टेट्रावेलेंट भी होता है। कई बार आपको कोवैलेंसी वर्ड की जगह टेट्रावेलेंट भी वर्ड दे रखा होगा एग्जाम में, तो भी आपको ध्यान रखना है कि इसका क्या मतलब होता है। टेट्रा का मतलब होता है 4, तो ये जो कार्बन है ये टेट्रावेलेंसी भी शो करता है। दोनों का सेम ही मतलब होता है। अब एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आ सकता है कि हम तो पढ़ते हैं वैलेंसी, संयोजकता, चतुसंयोजकता, ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं। तो कोवैलेंसी और वैलेंसी में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे मैंने आपको ये पॉइंट स्टैटिक पोर्शन में दे रखे हैं कि कोवैलेंसी और वैलेंसी में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। बात करते हैं पहले कोवैलेंसी की, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना कार्बन वाले वर्ड इसमें सेंटेंस में कोवैलेंसी वर्ड को यूज़ किया है। तो कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स एन एटम कैन फॉर्म विद इन अ मॉलिक्यूल। जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स एक एटम फॉर्म करता है, एक एटम क्रिएट करता है एक मॉलिक्यूल के साथ में, उसे हम कोवैलेंसी कहते हैं। बेसिकली जो कोवैलेंसी है ना, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं किसी भी एटम के, जो कि एम्प्टी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या एटम्स होते हैं उसको यूज़ करके जो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, तो उसे हम कोवैलेंसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन की जो कोवैलेंसी है ना वो कितनी है, 4 है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस केस में ऐसा होता है कि ना इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया गया है ना इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया है। तो ये पॉइंट याद आपको रखना है।
वहीं पे अगर हम बात करें वैलेंसी की, तो ये क्या होता है, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि लूज और गेन कर सकते हैं, मतलब कि उन्हें अपने आप को स्टेबल करना पड़ता है। स्टेबल करने का मतलब होता है ऑक्टेट को कंप्लीट करना। ऑक्टेट कंप्लीट मतलब 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना। जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है ना, या तो ये बिल्कुल 0 हो जाए या फिर ये 8 हो जाए, तो इससे क्या होता है, एक एटम को स्टेबिलिटी मिलती है। तो जब कोई भी एटम अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए या अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको अटेन करने के लिए, स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता है, तो उसे हम वैलेंसी कहते हैं। ये पॉइंट आपको दोनों ही ध्यान में रखना है, कोवैलेंसी और वैलेंसी। इसके बाद में कार्बन में टेट्रावैलेंसी, कोवैलेंसी के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो देखिए, डायमंड और ग्रेफाइट जो होते हैं वो एलोट्रॉप होते हैं किसके, कार्बन के, जो कि नेचुरली मिलते हैं। एलोट्रॉप के बारे में मैंने थोड़ा यहाँ पे आपको दे रखी है डेफिनेशन, इसको मैं और डिटेल में अभी समझाऊंगी। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि डायमंड और जो ग्रेफाइट है ना, ये नेचर में हमको मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट पे हमें मिल जाते हैं और नेचुरली अकरिंग है ये डायमंड और ग्रेफाइट। और कार्बन के क्या है, एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉप को हिंदी में कहते हैं अपरूप। ओके, नाउ जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है ना वो सेम रहता है, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब कि स्ट्रक्चर में दिखने में थोड़े बहुत अलग दिख सकते हैं, और जो जिसकी वजह से स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है तो ऑब्वियसली उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना उनमें भी आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो यही पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता रखे हैं कि डायमंड और ग्रेफाइट्स क्या हैं, कार्बन के एलोट्रॉप है, मतलब कार्बन के अपर रूप हैं। नेचर में नेचुरली ये एग्जिस्ट करते हैं। एलोट्रॉप को अपरूप कहते हैं। एलोट्रॉप्स होते क्या हैं, जिनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो क्या होता है, सेम होता है, और जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से जो उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें भी डिफरेंसेस देखने को मिल जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट आता है, जो ग्रेफाइट और डायमंड है वो कार्बन की प्योर फॉर्म होती है। पहला पॉइंट तो ये आता है कि कार्बन की प्योर फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बन की जो प्योर फॉर्म होती है वो क्या होते हैं, तो ग्रेफाइट और डायमंड होते हैं। प्लस ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं। क्रिस्टलाइन जैसे शुगर, जो उसके क्रिस्टल्स आपने देखे होंगे। क्रिस्टल्स मतलब जो आपको शेप दिखती है, हेक्सागोनल हो गया या किसी भी तरीके से, तो क्रिस्टल क्लियर जैसे होते हैं ना, जिसके एक एक दाने को आप काउंट कर सकते हैं। तो ग्रेफाइट और डायमंड जो होते हैं वो बेसिकली क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। अगर आपके पास में 10th की साइंस की एनसीईआरटी है या 10th में आपने इसको पढ़ा होगा, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है आपका 10th में एनसीईआरटी में दे रखा है, उसमें आपको इसके स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं ग्रेफाइट और डायमंड के, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज गूगल कर लीजिएगा, आपको बहुत सारे 3D में भी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, कार्बन फॉर्म वास्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स। अब जो कार्बन है ना, उससे बहुत सारे अमाउंट में नंबर ऑफ कंपाउंड्स को बनाया जा सकता है। किसकी हेल्प से, कार्बन की हेल्प से। जो कार्बन है ना वो बॉन्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोस्टली जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उनके बनाने में, उनकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में कार्बन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है। कार्बन की हेल्प के बिना केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर्स बनना पॉसिबल नहीं होते हैं। 99% केसेस में ये पॉसिबल तभी होता है जब आप कार्बन का यूज करते हैं। प्लस कार्बन हमें बहुत सारे जो ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं ना उसको बनाने में हेल्प करता है, चेन बनाने में हेल्प करता है। चेन मतलब एक के बाद एक कार्बन, ऐसे। तो आपने जब भी केमिस्ट्री पढ़ी है, चाहे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हो, आपने 9, 10 में पढ़ी हो, 11, 12 में केमिस्ट्री पढ़ी हो, तो इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर्स देखे होंगे डेफिनेटली। तो आप वहाँ पे क्या देखते हैं, कार्बन की एक लंबी सी चेन होती है। तो ये किससे पॉसिबल है, कार्बन की वजह से। इतना समझ में आया। तो कार्बन की वजह से जो बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ में। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपको दे रखे हैं, जैसे कि CO2 स्टैंड्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, C6H6 बेंजीन हो गया, C2H6O हो गया इथेनॉल। अब जो ऑल है ये O साउंड है, OH आता है, COH आता है, ये सब आते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप में। प्रक्रियात्मक समूह इनको कहते हैं। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, क्या इसकी वर्किंग फंक्शनिंग वगैरह सब कुछ आपको समझना है, तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल दिए थे कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, कार्बन से कौन कौन से कंपाउंड्स बन रहे हैं, किस एलिमेंट की हेल्प से। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं, आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब नेक्स्ट 5th पॉइंट के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कार्बन का, पॉइंट नंबर 6।
सिक्स पॉइंट में देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में दिखा रखा है। कार्बन मोनोऑक्साइड को CO लिखते हैं। तो ये क्या है, एक गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, CO का एक IUPAC नेम है कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो ये क्या है, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंजीरियस है। बेसिकली अगर बात करें तो हमारी हेल्थ के लिए जो ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और कुछ हद तक हम नाइट्रोजन के बारे में भी पढ़ते हैं। जैसे कि जो ऑक्सीजन है वो आपकी बॉडी लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिलीज होती है, नाइट्रोजन जितने भी जैसे वेफर्स आप खाते हैं, चिप्स वगैरह, इनके अंदर नाइट्रोजन को फिल किया जाता है ताकि उनकी क्रिस्पीनेस बनी रहे। तो ये जो तीन गैसेज हैं ना, ये बहुत कॉमन गैसेज हैं। ये हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, या इनका रोल हम देखते हैं। स्पेशली ऑक्सीजन तो बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंजीरियस है, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO गैस है, इसके लिए कुछ मैंने स्टैटिक पोर्शंस आपको दे रखे हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपके पास में कैसे आ सकता है, आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड कौन से वाले जो पॉइंट्स हैं ना वो ठीक है, या कौन से पॉइंट ठीक नहीं है, या इनमें से जो 4 पॉइंट्स दे रखे हैं इनमें से कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए गलत पॉइंट है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आ सकता है। पॉइंट याद रखिएगा। पहली चीज़ तो हेल्थ के लिए बहुत इंजीरियस है, हार्मफुल है, नुकसानदायक है। सेकेंड पॉइंट ये क्या है, कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं होता। ऑडरलेस है, मतलब इसकी स्मेल और फ्रेग्रेंस नहीं होती है। हाईली पॉइजनस है, इसीलिए मतलब ये बहुत ज़्यादा जहरीली गैस है। पॉइजनस का मतलब होता है जहरीली गैस है। इस वजह से ये हेल्थ के लिए बहुत इंजीरियस होती है। टेस्टलेस होती है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। फ्लेमेबल गैस होती है, जो कि अगर बात करें एयर के कंपैरिजन में डेंस कम होती है, कम गहरी होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए याद रख सकते हैं। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है। कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, और ट्रिपल बॉन्ड से इसको शो किया जाता है। तो बॉन्ड देखिए, एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड आता है। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट में भी लिख दिया है कि एक कार्बन होता है, एक ऑक्सीजन होता है, जिसको कनेक्ट किया जाता है किसकी हेल्प से, ट्रिपल बॉन्ड की हेल्प से। तो यहाँ पे एक कार्बन, एक ऑक्सीजन और ट्रिपल बॉन्ड की हेल्प से इसको कनेक्ट कर दिया गया। इसके अलावा जो हमारा कार्बन है ना, ये एक की इंग्रेडिएंट होता है बहुत सारे प्रोसेसेस में। स्पेशली जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होती है वहाँ पे इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो ये पॉइंट भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में एक की इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा कुछ और नाम आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के दे रखे हैं। ये जो दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये एक IUPAC नेम है। इसके अलावा और भी बहुत से नाम आपको दे रखे हैं, जैसे कार्बोनिक ऑक्साइड हो गया, कार्बन प्रोटॉक्साइड हो गया, कार्बेट हो गया, कार्बोनिल हो गया, एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत से नाम हैं जिस नाम से आप कार्बन मोनोऑक्साइड को जानते हैं। तो ये आपको थोड़े ना बहुत नाम याद होने चाहिए। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का इनमें से कौन सा नाम नहीं होता है, या इनमें से क्या कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ड्राई आइस। ड्राई आइस जो होती है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड फॉर्म होती है। देखिए CO2 क्या है, एक गैस है, और गैस सॉलिड फॉर्म में नहीं होती है। जब सॉलिड फॉर्म में इसको क्रिएट किया जाता है, CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो क्या बन जाती है, ड्राई आइस हो जाती है। अब इसका मतलब क्या है, इसको यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल रेन को क्रिएट करने में। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसका जो टेम्परेचर होता है ना वो कम होता है। जो वाटर वाली आइस होती है ना, वाटर आइस जो घर पे आप आइस क्यूब्स को बनाते हैं, उसके कंपैरिजन में ड्राई आइस का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, कम होता है। प्लस ये ख़त्म होने पे कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ती, लास्ट में कुछ भी सब्सटेंस इसमें नहीं बचता है। जैसे कि जो आप पानी से बर्फ़ जमाते हैं घर में, आइस ट्रे जो होती है उसमें जब आप बर्फ़ जमाते हैं, तो जब वो बर्फ़ पिघलती है ना, तो लास्ट में आपके पास में पानी रह जाता है, लिक्विड रह जाता है। लेकिन ड्राई आइस में ऐसे कोई रेजिड्यू आपके पास में लास्ट में नहीं बचता है। इसका मेनली यूज़ किस में किया जाता है, ड्राई आइस का, जो फ्रोज़न फूड्स होते हैं ना, जो ठंडे खाने की चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने वो स्माइली वाली कुकीज़ देखी होंगी जिसको आप पैकेट में पैक्ड होती हैं, और फिर उसको आप घर पे लाके और डीप फ्राई करके आप उसको खा सकते हैं। मैकैन की आलू टिक्की, तो ये चीज़ें आप ऐसे फ्रोज़न फूड जो हम पैक्ड फूड खाते हैं ना, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको ख़राब होने से बचाने के लिए हम ड्राई आइस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जैसे आइसक्रीम के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, बड़े बड़े फ्रीज़र्स होते हैं, उनमें आपने देखा होगा साइड में आइस काफ़ी ज़्यादा लगी होती है, जिसके वजह से वो जो आइस क्यूब होती हैं या आइसक्रीम होती है ना, वो मेल्ट नहीं होती। वहीं उस आइसक्रीम को अगर आप अपने घर के फ्रिज में रखते हैं ना, तो वो कंपैरेटिवली मेल्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे उसमें ड्राई आइस का इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है। सो माय डियर व्यूअर्स, ये कुछ आपके कार्बन से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट्स से।
इसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो है डे 30 जो है हमारा, उसमें मैं आपको ग्रेफाइट और डायमंड जो कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं इनकी सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटीज़ और ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में पढ़ाऊंगी कि एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे आप इसको एक्सप्लेन करें। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पर नए हैं। एंड थैंक यू सो मच मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।